सरकारी व्यवस्था ने। पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष जोर दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है? बीमारी परिवारवादी पार्टी। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसी ने किया है तो तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, यह हमारा गुनाह है। यह हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष न करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है, और ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य से पीछे नहीं उड़ सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था।
रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया है। और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृत काल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृत काल का पहला वर्ष है, ये अमृत काल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र, सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले, वीर चले, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही, नीति सही, रीति नहीं, नीति सही, रीति नहीं, गति सही, गति सही, राह नहीं, गति सही, राह नहीं। चुनो, चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान,
चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। मेरे प्यारे परिवारजनों, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृत काल हम सबके लिए कर्तव्य काल है। ये अमृत काल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था 1947 के पहले जो पीढ़ी ने जन्म लिया था उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था। वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हमारे नसीब में देश के लिए मरने का मौका नहीं है। लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करना होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives and policy directives. Well, good morning and welcome. A very happy Independence Day to all our viewers. We've seen the Prime Minister speak for the last hour and a half, his speech to the nation from the ramparts of the Red Fort. Several important points. He's spoken extensively about development in the country, India's aspirations. He's spoken about present concerns. And he's spoken also about political issues in the run-up to the next election. So let's just quickly go through some of the key points. In fact, right up on the top of his address to the nation, he spoke about the violence in Manipur in the northeast. He spoke about many deaths having taken place. He spoke about news now of peace for the last few days. He said that people of India are with the people of Manipur. We need to extend the process of peace. The state and the centre must deal with all the issues and keep trying.
A new international confidence on India's achievements. He spoke about that extensively. The entire world is now more confident in India. We have demography, democracy and diversity, a trivedi of these three. This will help us achieve our dreams. People are aging elsewhere. We have a young population. People under the age of 30. India has the highest numbers in the world. He spoke about various aspects of India's development. He spoke of India's startup ecosystem. He spoke of the G20 summit, the last one in Bali, where many nations asked him about India's digitalization, the digital India that he speaks about frequently. And India is the president, of course, of the G20 this year. We'll have several world leaders arriving here in September. And people, the Prime Minister said, have been exposed to the diversity of India through the G20 process over the last 1 year. It's not just the heads of states who will be arriving next month, but it's been a process over the last 1 year. There have been hundreds of meetings which have taken place. Science, technology, the construction of satellites, these are areas that the Prime Minister spoke about. He spoke about India's achievements. He had a message to young people in the country. India will back your ambitions with opportunities. The country is on the path to progress. This is the work, the Prime Minister said, of our farmers and of our Mazdoors. There are new geopolitical equations. India has a key role in reshaping the world. He told people that you are at a decisive stage, and India is now the global South ki awaaz, the voice of the global South. He spoke about India being a key part of global supply chains. Nation first, Rashtra Pratham. This was perhaps the guiding vision of the Prime Minister across his entire speech. He then spoke about India in the past and India present, and by past referring to 2014, where he said that he formed a government in 2014 and then re-elected this government in 2019. He said that Modi, speaking about himself, his government, Modi reformed India. The bureaucracy performed and showed us the transformation. Reform, perform and transform. Again, three mantras, another set of three mantras named by the Prime Minister. Again, talking about the past and the present, he said 2014, India was the 10th biggest economy. In 2023, we are now the 5th largest. I think he said 13.5 crores, I'll have to double check that number, have come out of poverty in a finite period of time. There are new schemes that he announced, not as much as we've seen in the past, but he did say that there'd be a scheme to help people construct homes. He mentioned that India has the cheapest internet costs in the world. Efforts are on to keep broader macroeconomic expenses under control despite global pressures. He's spoken about India's clean energy mission, renewable energy, green hydrogen, deep sea missions, modern trains, bullet trains, roads to villages, electric buses, metros, quantum computers, nanotechnology, and semiconductor technology. These were areas that he said were areas of achievement for India, which is what he referred to. Repeatedly in his speech, he spoke about 2047. Remember, that is a goal that we've set for ourselves to become a developed country. He spoke at length about women-led development, women scientists in the Indian Space Research Organization, more women pilots in India than perhaps any other country, how women's self-help groups could work to further India's drone ecosystem. He believes that drones will play a large role towards infrastructure development, multiple uses in the future. He referred to India standing internationally by speaking briefly to the presence of US congressmen who are present at Independence Day. I think 8 of them are present, cutting across party lines. Again, referring to renewable energy again, he spoke about the International Solar Alliance. He's spoken about disaster resilient infrastructure, something which is very important given the concerns that we are seeing about extreme weather events linked to climate change. And then he spoke at length about along political lines, and these were all important messages. He spoke about India seeking independence against corruption. He listed 3 key areas that India needed to fight against. Number 1, a war against corruption.
He said this was a commitment of Modi. I will keep fighting a battle against corruption. Number two, dynasty politics. He spoke without naming the Congress, but of a party of the family, by the family, and for the family. And then he referred to the politics of appeasement. Finally, coming to the end of his speech, he said, I am your Sati, your Sevak. The dreams of our independence struggle are alive. So the Prime Minister speaking to begin with on concerns that the nation had faced. He then went through the achievements that India has made. He spoke about the future of India. He spoke about development through various paradigms, not just development within India, but how the world saw India. He spoke about India's presence in the international community, how geopolitics are changing and where India is now positioned, how countries around the world are now seeing India. And then he spoke very sharply about what can be said are political issues which he raised. Remember, this is the run-up to the national elections. He spoke about a war of corruption. He said this is a commitment of Modi. He would keep fighting against corruption, dynastic politics, and the politics of appeasement. He said these are areas that need to change and that he remained absolutely committed to ensuring that these were fixed. Let's just go back full frame to the images from Red Fort where the Prime Minister, per tradition, is engaging or interacting with several children who've been part of some of the functions over there, having a chat with them. This is a huge occasion for these kids. They've been waiting out in the sun for a long time, and here they have a chance of speaking to India's Prime Minister. Special memories in their hearts. देश के कोने कोने से ये एनसीसी कैडेट्स यहाँ पहुंचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनकी यही खासियत है, देश के सर्वोच्च नेतृत्व का युवा शक्ति से सीधा संवाद, अनुशासन बनाए रखना है, साथ ही साथ बातचीत भी कर रही है, इंटरेक्शन भी करना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। एनसीसी की जो तीनों विंग्स हैं उसमें देश के कोने कोने से 1100 कैडेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये सभी कैडेट्स शासन की सीमा के साथ अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर का जो उत्साह है वो आह्लादित महसूस कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाएगा तो शायद शब्दों में उसे बयान करना मुश्किल होगा। यकीनन इन सभी के लिए एक बहुत ही यादगार, कभी ना भुलाने वाला, अविस्मरणीय मौका। एक शब्द है कनेक्ट, जिसको हम अब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ जिस तरह से संपर्क स्थापित करते हैं वो बहुत सीखने लायक भी है और वो एक बिल्कुल अद्भुत सा क्षण होता है। इन सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, ये एक ऐसा मौका जिसकी कल्पना अक्सर करना मुश्किल होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री के आप इतने निकट हो। लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद जोश, उत्साह और ऊर्जा वो सब और इन किशोरों के साथ वो और बढ़ती हुई और सब तक पहुंचती हुई। Absolutely. In fact, the beauty of youthful spirit is that it's infectious. So the Prime Minister also getting a spring in his step. There's a lightness of being. And there is, of course, the joy of connecting. A special quality, a special leadership quality exhibited here. प्रधानमंत्री उस दीर्घा की तरफ जा रहे हैं जहां विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया और आज वो इस समारोह के साक्षी बने। ये खास मेहमान, उनकी संख्या लगभग 1800, अलग अलग क्षेत्रों से समाज के, उन सबसे अभिवादन स्वीकार करते हुए
अलग अलग परिधान हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस सबको एकता के सूत्र में And as the Prime Minister continues with these close interactions, we can see across all age groups, patience, forbearance, love, all in different capacities being exhibited here. We step into our 77th year of our independence, and the completed figures of the decades gone by as a free nation. There is also a great responsibility that rests on our shoulders. And in moments like these, in moments of festivities, in moments of interaction, we also reflect often, have we achieved what we envisioned for ourselves? Yes, we have in many ways. Have we made progress? Have we managed to ensure that the most needy have also been included? Attempts are definitely on. And the times are changing so rapidly, and the relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical, and India is on the cutting edge of that movement. कोई उन्हें मिलना चाहता है, कोई उन्हें छूना चाहता है, कोई उन्हें कुछ भेंट करना चाहता है, और अधिकतर लोग अपने कैमरों में उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। ये उनके लिए एक ऐसी पूंजी है जो बेशकीमती है। प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि वो एक एक व्यक्ति से मिले। अद्भुत दृश्य, इनका आनंद लीजिए। The meeting of hands, the meeting of hearts, the meeting of people. Red Fort today witness to some very precious moments for a diverse lot of people. Extremely happy that they came here in person to attend the ceremony. जनमानस का, जनसमूह का इंतजार मानो फलीभूत हुआ है और जो प्रतीक्षा की घड़ियां थी वो समाप्त हुई हैं। शायद आज बहुतों ने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। सभी शायद सेल्फी चाहते हैं, यादों के घरौंदे में संजो रखना चाहते हैं इस अवसर को, इस मकाम को, इस मौके को। All right, a very happy Independence Day to all our viewers. We're seeing the Prime Minister